हेलो एवरीवन, मैं गणेश आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद गणेश में। गाइज हम कर रहे थे 11th क्लास की हिस्ट्री और इसका ये जो है सेकंड चैप्टर है और ये इसका लास्ट पार्ट होगा। इसमें जो है हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली है। आज हम पढ़ने वाले हैं शहरी जीवन के बारे में और बेसिकली आज हम पढ़ेंगे उर और मारी जो नगर रह गया था, जो शहर था, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसका शहरी जीवन की विशेषताएं क्या थी, मेसोपोटामिया का जो शहरी जीवन था वो कैसा था। तो हम बात करें तो अब समाज में एक उच्च वर्ग का उदय हो चुका था। यानी कि जो मेसोपोटामिया का जो समाज था वहां पर अब एक धनी वर्ग, उच्च वर्ग का उदय हो गया था और यह वर्ग अपनी योजना अनुसार कार्य करता था। इस वर्ग में यानी ऊंचे वर्ग में अधिक लोग शामिल नहीं थे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कोई भी समाज हो वहाँ पर अमीर लोगों की संख्या कम ही होती है और गरीब लोग जो है वो ज़्यादा ही होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से मेसोपोटामिया का जो शहर था वहाँ भी अमीर लोगों की संख्या कम थी। ये जो लोग हैं, अमीर जो लोग थे, ये मौज मस्ती का जीवन व्यतीत करते थे, यानी कि भोग विलास आनंदपूर्ण जीवन जो है ये जीते थे। इन्हें कीमती सामान रखने का बहुत शौक था। महंगी महंगी वस्तुएं जो है वो रखते थे। ये सोना चांदी और सिप्पी के बने आभूषण पहनते थे और मृत्यु के बाद ये जो सोना चांदी, ये जो आभूषण पहनते थे, इन आभूषणों को इनके साथ ही दफना दिया जाता था जब उनकी मृत्यु होती थी तब। ठीक है, तो ये है इसके थोड़े से शहरी जीवन की विशेषता कि किस प्रकार से वहाँ पर शहर का जीवन जो है लोगों का था, ऊंचे वर्ग के लोगों का। अब अगर हम बात करें तो वहाँ की एक और विशेषता ये थी मेसोपोटामिया की कि वहाँ पर जो है एकल परिवार की अवधारणा प्रचलित थी। अब एकल परिवार क्या होता है? एकल परिवार एक ऐसा परिवार जिसमें पुरुष, उसकी पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। ठीक है, तो मेसोपोटामिया में एकल परिवार की अवधारणा का प्रचलन था। और एकल परिवार क्या है? तो एकल परिवार एक ऐसा परिवार है जिसमें केवल एक पुरुष होता है, एक महिला होती है यानी उस पुरुष की पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे होते हैं। इसे हम कहते हैं एकल परिवार। इसमें दादा और दादी जो है वो शामिल नहीं होते। ठीक है, एकल परिवार को एक आदर्श परिवार समझा जाता था। क्या समझा जाता था? एक आदर्श परिवार, बढ़िया परिवार माना जाता था। ऐसे परिवार में पिता जो होते थे वो घर का मुखिया होता था और सारे निर्णय यानी सारे जो डिसीजन लेता था वो किसके द्वारा लिया जाता था? तो मुखिया के द्वारा, यानी कि पिता के द्वारा ही लिया जाता था। उसके द्वारा लिए गए उसके द्वारा जो निर्णय लिया जाता था उसकी अवहेलना करने की हिम्मत घर के किसी भी सदस्य में नहीं होता था। यानी कि जो मुखिया ने जो फैसला कर लिया वही फैसला सर्वोपरि है और वही सबको मानना पड़ता था। घर में कोई और ऐसा सदस्य नहीं होता था जो उसके फैसले को टाल सके। ठीक है, इसके अलावा मेसोपोटामिया जो शहर था वहाँ पर जो विवाह संबंधी जो नियम थे उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं? तो विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता था। ठीक है, विवाह जो है एक पवित्र संस्कार माना जाता था। विवाह के लिए माता पिता की अनुमति लेना आवश्यक माना जाता था। आजकल के टाइम पर जो है कुछ लव मैरिजेस भी हो जाते हैं, परंतु उस टाइम पर माता पिता की अनुमति के बिना विवाह नहीं होता था। यानी कि माता पिता की अनुमति जरूर चाहिए, आज्ञा जरूर चाहिए थी। जब वधु यानी लड़की के माता पिता अनुमति दे देते थे तब वर यानी कि लड़के के पक्ष के लोग वधु को कुछ ना कुछ भेंट देते थे। ठीक है, जब शादी की बात होती थी और जब लड़की के माता पिता जो है शादी के लिए हामी भर देते थे तब क्या होता था कि लड़के के पिता जो होते थे वो लड़की को कुछ ना कुछ भेंट देते थे। इसके बाद दोनों पक्ष एक दूसरे को भेंट देते थे और फिर बैठकर भोजन का आनंद लेते थे। विवाह में पिता द्वारा अपनी पुत्री को दहेज देकर प्रसन्नता से विदा किया जाता था। और जो विवाह होता था, विवाह में क्या करता था? पिता जो होता था, जो लड़की का पिता होता था, वो बहुत सारा दहेज जो है लड़की को देता था और खुशी खुशी जो है उसको विदा करता था। इसके बाद पिता के पास जो कुछ बच जाता था, यानी लड़की के पापा के पास, पिता के पास जो कुछ भी संपत्ति बच जाती थी उस संपत्ति पर उसके पुत्रों का अधिकार होता था। ठीक है, और इस प्रकार की संपत्ति दहेज देने के बाद जो संपत्ति बचती थी पुत्र के पास, पिता के पास, उस पर पुत्रियों का कोई हक नहीं होता था। ठीक है, तो विवाह संबंधी नियम के बारे में क्या है? तो विवाह को एक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता था, पवित्र संस्कार माना जाता था। विवाह के लिए माता पिता की अनुमति जरूरी थी। जब वधु पक्ष के जो है माता पिता हामी भर देते थे रिश्ते के लिए तब दोनों पक्ष में भेंट का आदान प्रदान होता था।
फिर दोनों बैठकर जो है भोजन वगैरह करते थे। विवाह में जो है पिता द्वारा जो है दहेज देकर प्रसन्नता के साथ पुत्री को विदा किया जाता था। ठीक है, इस प्रकार से ये वहाँ का जो है विवाह का नियम जो है इस तरीके का था। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ के जो, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर अभी हम पढ़ेंगे उर और मारी के बारे में, तो सबसे पहले हम उर नगर की विशेषताओं के बारे में पढ़ लेते हैं। उर जो है यह मेसोपोटामिया का एक अत्यंत प्रसिद्ध नगर था। उर जो था मेसोपोटामिया का एक अत्यंत प्रसिद्ध नगर था। इसकी खुदाई 1930 में प्रारंभ हुआ था। याद रखना डेट कि उर नगर की खुदाई कब शुरू हुई थी, तो 1930 में। अनाजों को रखने के लिए यहाँ पर भंडार गृह बनाया गया था और अनाज गधों पर लाद कर इन भंडार गृहों तक ले जाया जाता था। ठीक है, जो उर नगर था एक प्रसिद्ध नगर था। 1930 में इसकी खुदाई का काम शुरू हुआ। यहाँ पर जो है भंडार गृह बनाया गया था। भंडार गृह में भोजन को ले जाने के लिए अनाज को गधों का प्रयोग किया जाता था। घरों को बनाने के लिए किसी विशेष पद्धति का उपयोग नहीं किया गया था। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं था कि कोई हाँ स्ट्रक्चर पहले खड़ा किया गया हो उसके बाद में घर बनाया गया, नहीं। यहाँ पर बस ऐसे ही जैसे मनाया, जैसे लोग विकसित होते गए, लोग बढ़ते गए, जनसंख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर कोई विशेष पद्धति नहीं थी घर बनाने के लिए, इसलिए घर अव्यवस्थित रूप में वहाँ पर था। कोई व्यवस्था नहीं थी, ऐसा नहीं था कि एक पंक्ति में हो या ऐसे बिल्कुल कुछ तैयारी के साथ हो, नहीं। जहाँ मन हुआ वहाँ घर बने हुए थे। यहाँ की गलियाँ पतली और टेढ़ी मेढ़ी थी। गलियाँ भी, चूँकि ऑब्वियस सी बात है, जब घर ही व्यवस्थित नहीं है तो गलियाँ तो टेढ़ी मेढ़ी होनी थी। साथ ही साथ जल निकासी के लिए उत्तम व्यवस्था नहीं था। नालियाँ घरों के अंत भाग में बनाया गया था। जो नालियाँ बनाई गई थी वो घर के अंदर ही बनाया गया था और इसका निर्माण, जो नालियाँ बनाई गई थी इसका निर्माण कच्ची मिट्टी से किया गया था। घरों के आंगन में हौज बनाया गया था जिसमें वर्षा का सारा पानी इकट्ठा होता था। ठीक है, लोग कूड़ा कचरा जो है गलियों में ही डाल देते थे, जिस कारण जो है जब कभी बारिश होती थी तो ये जो कूड़ा कचरा है इसके कारण वहाँ के लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। ठीक है, घर के कमरों में प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं थी क्योंकि घरों में खिड़कियां नहीं बनाया जाता था उस टाइम पर। जो हम उरनगर की विशेषताओं की बात कर रहे हैं, तो उरनगर में जो है कोई घर जो है व्यवस्थित रूप से नहीं बनाया गया था। गलियां टेढ़ी मेढ़ी थी। वहाँ पर भंडार गृह बनाया गया था जो गधों से अनाजों को वहाँ तक पहुँचाया जाता था। ठीक है, घरों में प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी क्योंकि घरों में खिड़कियाँ नहीं बनाया जाता था। उरनगर के निवासी शकुन और अपशकुन में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि घर की दहलीज ऊंची होने से घर में खुशहाली आती है और संपत्ति का आगमन होता है। यानी कि इनका मानना था कि अगर घर की जो चौखट है अगर वो ऊपर होगा, ऊंचा होगा, तो इससे घर में क्या होगी, खुशहाली आएगी और संपत्ति भी बहुत सारा आएगा। ठीक है, एक और विशेषता थी कि उरनगर में बहुत बड़ा कब्रिस्तान था जिसमें सभी वर्ग के लोगों को बिना किसी भेदभाव के दफनाया जाता था। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर वाला एमसीक्यू में कि बहुत बड़ा कब्रिस्तान कहाँ, किस शहर में पाया गया था, उर में, मारी में या फिर कहीं और। तो उरनगर में बहुत बड़ा कब्रिस्तान भी बना हुआ था जहाँ पर सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के वहाँ दफनाया जाता था। क्लियर है, ये तो था उरनगर के बारे में। आगे हम बात करते हैं व्यापारिक नगर जो मारी था। मारी जो था एक व्यापारिक नगर था, पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर। 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी एक घनी आबादी वाला शाही राजधानी बना। 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी जो शहर था मेसोपोटामिया का, वो एक घनी आबादी वाला शाही शहर बनता है और मारी नगर में किसान तथा पशुचारक दोनों ही निवास करते थे। ठीक है, यहाँ पर किसान भी थे और पशुचारक भी थे। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ थी कि यहाँ पर खेती के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं थी और अनाज की पैदावार जो है वो बहुत ही कम होती थी। लोगों को खाने के लिए अनाज बाहर से मंगवाना पड़ता था। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वहाँ पर खेती होती नहीं थी ज़्यादा अच्छे तरीके से, इस वजह से अनाज जो है उनको बाहर से मंगवाना पड़ता था। इसके अलावा धातु और औजार भी मंगवाने पड़ते थे उनको। अनाज, धातु और औजार बाहर से मंगवाते थे और उन्हें पशु, पनीर, मांस बदले में देना पड़ता था। जो है वो बाहर से क्या क्या मंगवाते थे, अनाज मंगाते थे, धातु मंगाते थे, औजार मंगवाते थे और उसके बदले में यहाँ के जो लोग थे मारी के, ये पशु, पनीर और मांस जो है देते थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पशुओं को ज़्यादा पाला जाता था इस वजह से। कुछ लोग जो है भेड़ बकरियाँ पालते थे।
और जो लोग भेड़ बकरियां पालते थे उन्हें क्या कहा जाता था, गड़रिया कहा जाता था। इन्हीं गड़रियों को खाना बदोश भी कहा जाता था, जो एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे। ये गड़रिये जो होते थे क्या करते थे, ये गड़रिये जब भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए खेतों के बीच से ले जाते थे तो खेतों की फसल तबाह हो जाती थी। होता क्या था कि ये जो गड़रिये थे या जो खाना बदोश थे, ये क्या होता था, अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए, नदियों में पानी पिलाने के लिए खेतों से के बीच से ले जाते थे, जिस वजह से फसल जो भी थोड़ी बहुत होती थी कृषि, वो सारा बर्बाद हो जाता था। ये गड़रिये जो हैं आक्रामक प्रवृत्ति के थे। ये सामूहिक रूप से गांवों पर हमला करते थे, आक्रमण करते थे, और जो भी चीज़ होता था गांव में उसको वो लूट लेते थे। कई बार गांव के लोग जो होते थे पशुचारकों को रास्ते, पशुचारक जो होते थे जब भेड़ बकरियों को वो ले जा रहे होते थे तो उनके रास्ते में वो खड़े हो जाते थे और उनको नहीं जाने देते थे पानी पिलाने के लिए। ठीक है, तो कई बार गांव के निवासी पशुचारकों के रास्ते में बाधा बनकर खड़े हो जाते थे और उन्हें भेड़ बकरियों को पानी पिलाने की अनुमति नहीं देते थे। ठीक है, तो ये तो था कि वहाँ पर जो है किस प्रकार से पशुपालक और जो कृषक हैं उनका जीवन कैसा था। इसके अलावा मारी की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो क्या थी, वो ये कि वो एक व्यापारिक केंद्र भी था। मारी एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र भी था। यहाँ के लोग व्यापार में गहरी रुचि रखते थे। यहाँ से बड़े पैमाने पर वस्तुओं का आयात और निर्यात होता था। यहाँ से लकड़ी, तांबा, रांगा, शराब, तेल आदि का व्यापार किया जाता था। और ये व्यापार कहाँ कहाँ किसके बीच में होता था, तो तुर्की, सीरिया, लेबनान आदि के साथ इनका व्यापार होता था। दक्षिणी नगरों में जाने वाले पोत जो पत्थर, चक्की, लकड़ी, शराब आदि से लदे होते थे, मारी में ही रुकते थे। ठीक है, यानी कि बहुत सारे जो दक्षिणी नगर थे, दक्षिणी नगर में जो जितने भी पोत जाना होता था दक्षिणी भाग में, वो सारे आकर यहीं पर रुकते थे मारी में। और यहाँ पहुँचते ही मारी में जब ये पोत सारे जहाज, पोत का मतलब है जहाज, सारे जहाज जब मारी में आते थे तो यहाँ पहुँचते ही सभी प्रकार के माल की चेकिंग होती थी। और चेकिंग के बाद लदे हुए माल पर 10% कर लिया जाता था और उसके बाद माल को आगे जाने की अनुमति दी जाती थी। ठीक है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ बंदरगाह था मारी नगर में, इस वजह से ये जो है एक व्यापारिक केंद्र के रूप में भी विकसित हुआ। ठीक है, अलासिया में तांबा, टीन का उत्पादन अधिक होता था। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि तांबा और टीन का उत्पादन किस क्षेत्र में अधिक होता था, तो अलासिया में। और ये तांबा और टीन जो होता था इसका प्रयोग हथियार बनाने में ज़्यादा किया जाता था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये तो था मारी शहर की विशेषताएं। मारी शहर की विशेषताओं को अगर थोड़ा सा देखें जल्दी जल्दी, तो यहाँ के लोग जो हैं व्यापारिक केंद्र के रूप में ये कैसे विकसित हुआ था, तो यहाँ जो है ये यहाँ के लोग व्यापार में गहरी रुचि रखते थे। बड़े पैमाने पर वस्तुओं का आयात निर्यात होता था। तांबा, रांगा, शराब आदि चीज़ों का व्यापार यहाँ से होता था। ठीक है, देन हम बात करते हैं मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व। मेसोपोटामिया की संस्कृति में शहरों को ज़्यादा महत्व दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ के निवासी गांव की अपेक्षा शहरों में रहना पसंद करते थे। और शहरों में रहना क्यों पसंद करते थे? शहरों में भिन्न भिन्न समुदाय और संस्कृतियों के साथ, संस्कृतियों के लोग जो हैं एक साथ मिलकर रहते थे। और यहाँ जो है मेसोपोटामिया में क्या होता था, मेसोपोटामिया की संस्कृति में शहरों को ज़्यादा महत्व दिया गया क्योंकि यहाँ के निवासी गाँव की अपेक्षा शहरों में रहना पसंद करते थे। शहरों में विभिन्न समुदाय और संस्कृतियों के लोग जो हैं वो निवास करते थे। यहाँ पर एक जो है स्टोरी, एक कहानी जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस था, जिसका नाम था गिलगेमिस नामक महाकाव्य। गिलगेमिस नामक महाकाव्य क्या था? यह महाकाव्य 12 पट्टिकाओं में लिखा गया था और इसमें बताया गया कि गिलगेमिस जो था एक महान योद्धा था। और ये जो योद्धा था इसे युद्धों से बहुत प्यार था। इसी वजह से उसका विजय अभियान लंबा चलता था और बहुत सारे क्षेत्रों पर इसने विजय प्राप्त किया था। लेकिन उसके जीवन में एक बहुत ही दुखद घटना होती है, जिसमें और एक युद्ध के दौरान उसका जो मित्र होता है, बहुत ही प्यारा मित्र जो होता है, वो मारा जाता है। और मित्र की मृत्यु के बाद वह पूरी तरीके से
टूट जाता है। अंत में वह युद्ध को त्याग देता है और अमरत्व की खोज में निकल पड़ता है। ठीक है, कई वर्षों तक जगह जगह भटकता है। उसके पश्चात भी वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाता, यानी कि जो अमरत्व की तलाश में गया था वो उसको प्राप्त नहीं कर पाता है। अंत में वो हार कर अपना शहर जो है, अपने शहर में वो वापस लौट आता है और वह अपने मन को शांत करने के लिए घर की चार दीवारी में घूमने लग जाता है। तभी जो उसकी दृष्टि है नींव की ईंटों पर पड़ती है। जो मकान बनाया गया था, जो नींव डली हुई थी, उसकी ईंटों पर पड़ी और इन ईंटों को देखकर उसका मन जो है प्रसन्नता से भर जाता है और वो अपने उद्देश्यों में सफल हो जाता है। अपने उद्देश्यों में वो सफल कैसे हो जाता है? तो वो इसलिए, उसका ये मानना है कि भले ही युद्ध में मैं रहूं ना रहूं, लेकिन अगर जो हमारा शहर विकसित हो गया तो इसका जो आनंद है, उसके आने वाली पीढ़ी जो है वो इस नगर का आनंद लेते रहेंगे। ठीक है, इसी वजह से वो संतुष्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मेसोपोटामिया में जो लेखन कला जो था उसकी क्या देन है, तो मेसोपोटामिया की जो लेखन कला की जो देन है, यहाँ से हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया से गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल और चक्रवृद्धि ब्याज की जानकारी जो हमें मिली है वो मेसोपोटामिया से की ही देन है। मेसोपोटामिया के लोगों ने ही हमें एक वर्ष में 12 महीने, एक महीने में 4 सप्ताह, एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में 60 मिनट की जो अवधारणा है वो किसने हमें सिखाई है? तो मेसोपोटामिया के लोगों ने, यानी कि वहीं पर ये सारी चीज़ें प्रचलन में था और वहीं से हमने इसको अडॉप्ट किया, वहीं से हमने इसको अपनाया है। बाद में सिकंदर जो महान था, सिकंदर महान के उत्तराधिकारियों ने भी इसे अपनाया, जिससे ये रोम में फैला, फिर इस्लाम में आया और उसके बाद में पूरे यूरोप में ये धीरे धीरे फैल गया। साथ ही साथ में इन्होंने ही, किसने? मेसोपोटामिया के लोगों ने ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के कारणों को बताया कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण किन कारणों से होता है। इसके बारे में भी जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है? हमें मेसोपोटामिया की ही देन है और वहीं से हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानकारियाँ मिलती है। तो आज ये चैप्टर हमारा जो है यहीं पर समाप्त होता है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।